टिप्स है लाइट मोड को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम चिकने हाथ लगा देते हैं या खाना खाती टाइम प्लग को ऑन ऑफ कर देते हैं, या फिर कोई काम करते रहते हैं तब भी हम प्लग को ऑन ऑफ करते रहते हैं और वही हाथ हमारे दीवार पे लग जाते हैं। तो इस तरीके से प्लग के नीचे जो दीवार है हल्की सी गंदी होती है। तो कुछ इनको हम किस तरीके से क्लीन करें बिना कोई ज़्यादा पैसे खर्च किए, बिना कोई झंझट के। तो यहाँ हमें लेना है कॉटन, और कॉटन में हमें लेनी है लिक्विड वाला थीमर यानी कि नेल रिमूवर, जिससे हम नेल रिमूव जो पॉलिश होती है उसको साफ करते हैं। तो उसकी 4 से 5 बूंद आपको इसके अंदर डाल लेनी है और उसके बाद में फिर आपको इस तरीके से इसको रिमूव करना है। तो कई बार क्या होता है कि हम कभी कभार सोचते हैं कि नहीं कपड़े से गीले कपड़े से साफ कर दे या धुल दे, तो हमें धुल सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें इसमें खतरा होता है करंट लगने का। तो इसको आप इस तरीके से 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से क्लीन कर सकते हो और काफ़ी लंबे समय तक आप बोर्ड को साफ करने से छुटकारा पा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ ही मिनटों में जो बोर्ड था उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब आप देख सकते हो जो इसकी कॉटन है ये कितनी गंदी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको जब साफ़ किया था बोर्ड को, तो उस पर जो कॉटन थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आप जब भी साफ़ करो तो कॉटन लीजिए और उसकी मदद से बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए। तो छोटी सी टिप्स है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं इसके नीचे की जो दीवार है उसको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इस दीवार को हम किस तरीके से क्लीन करेंगे, ना हमें इसको धुलने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ यहाँ लेना है कोलगेट यानी कि टूथपेस्ट। आप कोई भी वाइट टूथपेस्ट ले लीजिए और उसके बाद में आप इस तरीके से दीवार पे फिंगर की मदद से लगा दीजिए। जितनी आपको दीवार क्लीन करनी है उतनी ही दीवार पर लगाइए। और इस टाइम जैसे दीवार जो कोलगेट है उसको सूख लेती है, तो यहाँ पे आपको हल्का सा अपने हाथों में पानी ले लेना है, हाथों को हल्का सा गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद में फिर फिंगर की मदद से इसको इस तरीके से घुमाते जाइए। जब आप इस तरीके से घुमाओगे तो जो कोलगेट है इसकी जो सारी गंदगी है उसको रिमूव कर देगा। तो बस इसी तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से इसको रिमूव करते जाइए और ये जो नीचे जितनी भी गंदगी लगी है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हाथ मतलब हल्का हल्का सूखता जा रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी लगाया था और पानी लगाकर इसको अच्छे से रिमूव कर लिया था। तो यहाँ पे पानी आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप कोलगेट लगाओगे तो वो दीवार पे सूख जाएगा। फिर इस तरीके से रब करने के बाद में आप कोई भी गीला कपड़ा ले लीजिए। गीला कपड़ा लेने के बाद में इसको आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले दीवार कितनी गंदी थी और अब दीवार कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो इस तरीके से आप दोनों टिप्स को अपनाकर आपका समय और पैसे दोनों ही बचा सकती हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो। टिप्स है खीरा को जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं, सलाद कट करते हैं, तो हम पे एक साइज़ की सैलेड नहीं कट हो पाती है, कोई हमसे मोटी हो जाती, कोई बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है। तो आज मैं आपको कॉम्ब से एक साइज़ की कटिंग करके दिखाऊंगी। कॉम्ब आपको एकदम नया लेना है, एकदम फ्रेश लेना है, ये नहीं कि आप यूज़ किया हुआ लो। एकदम फ्रेश कॉम्ब लीजिएगा नया वाला और उसको आप इस तरीके से खीरे के ऊपर रखिएगा। यहाँ पे इस तरीके से जब आप रखोगे और उसके बाद में आपको नाइफ़ लेना है और नाइफ़ से इस तरीके से एक एक उसमें देकर कट करना है। बस एक साइड से आपके सारी जो खीरे की सलाद जो सैलेड आप कट करोगे एक साइज़ की सारी सैलेड कट होगी। इतना इजी और इतना आसान तरीका है कि आपको कहीं लगने की भी दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत ही इजी खीरे को कट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक साइज़ की सारी सैलेड कटिंग कर सकते हो, बहुत ही इजी बिना कोई दिक्कत के। कई बार क्या होता है कि हमें पार्टी या शादी वगैरह में बहुत ज़्यादा हमें खीरा कट करना होता है और हमें एक जैसा दिखाना हो कटिंग करनी होती है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो आप इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो ये देखिए मैं आपको इनकी एक एक सैलेड करके दिखा देती हूँ। जो सारे खीरे की जो कटिंग हुई है वो सबकी एक ही साइज़ हुई है, बिल्कुल कोई भी अलग साइज़ का नहीं कटा है और इसे काटने में भी कोई दिक्कत भी नहीं हुई है। तो आप इसे बहुत ही ईजी और एक जैसा बिल्कुल कट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो पूरा खीरा है वो आपको कट करके दिखाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यूँ टिप्स है इस तरह की छलनी को लेकर, चाय छलनी भी होती है, दूध वाली भी छलनी होती है, पानी भी भरने के लिए छलनी होती है। तो ये वाली छलनियाँ हमारी धीरे धीरे इस तरीके से गंदी होने लगती है। तो इसको हम कैसे साफ़ करें बिना ज़्यादा टाइम खर्च किए, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमें लेना है हल्का गुनगुना पानी। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा कर दिया है यानी कि बेकिंग पाउडर। और पाउडर के अलावा हमें एक और चीज़ करनी है, वो हमें यहाँ पे लेना है विम बार जेल।
तो यहाँ पे मैंने विम बार जेल लिया है और इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको मिक्स करने के बाद में जैसे आपकी दूध छानते हो, रोज़ रोज़ दूध छानते हैं और वो चलनी ख़राब होने लगती है, जिस तरीके से मैंने ये वाली मेरी जो चलनी है, ये मेरी दूध छानने वाली चलनी है, ये इतनी ख़राब हो जाती है कि कभी कभी इससे दूध निकल नहीं पाता है, क्योंकि जो इसमें घी होता है वो जम जाता है, बार बार दूध छानते हैं। तो ये वाली छलनी का जो चिकनाहट है वो चुटकियों में साफ़ हो जाएगी। और आप इसको इस तरीके से अच्छे से रब कर दीजिए। अगर आपकी छलनी में जगह जगह जो चाय पत्ती के दाग रह जाते हैं काले काले से, वो भी एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगी। यहाँ पे आप एक टीथ ब्रश लीजिए और उससे इसको अच्छे से रब कर दीजिए। इसकी जितनी भी गंदगी या चिकनाहट जो भी होगा वो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हो कि मैंने चाय छलनी को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मैं तो अक्सर इसी तरह 15 दिन में एक बार इसको साफ़ कर लेती हूँ। मेरी सारी जो छलनियाँ हैं वो एकदम क्लीन होती है, रोज़ रोज़ का झंझट नहीं होता है। आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार इसे साफ़ कर ली। जिनकी चाय छलनी काली पड़ गई है और उन्हें वो साफ़ करने में घंटों घंटों टाइम लगा देती है, वो 2 से 3 मिनट में इस तरीके से क्लीन साफ़ कर सकती है। मैं तो कुछ इसी तरीके से महीने में 2 बार क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोह वाली चलनी को भी साफ़ कर सकते हो। इस तरीके से आप लीजिए टीथ ब्रश और रब करते जाइए। आपकी किसी भी गंदी चाय छलनी होगी वो भी एकदम क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी काली काली पड़ रही हैं इसके साइडों में अंदर, लेकिन ये लास्ट में आप देखना एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगी। छोटी छोटी टिप्स हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। को सड़ने से बचाने के लिए सही वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और आप रोज़ाना किचन में इस्तेमाल करने के लिए जो प्याज रखते हैं उन्हें एक इसी तरह खुले और एक बास्केट, टोकरी या स्टीमर या जालीदार टेरी बैग में स्टोर करके रखें। ध्यान रहे प्याज को प्लास्टिक पॉलीथीन में स्टोर ना करें। और बारिश के मौसम में नमी होने के कारण आलू, प्याज, लहसुन खराब होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इनमें प्याज सबसे जल्दी गलने लगता है, इसलिए स्टोर करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए हमें। तो बारिश के मौसम में प्याज को सेफ रखने का तरीका बता रही हूँ। इन टिप्सों से आप प्याज को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हो। प्याज को ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर रखना चाहते हो तो उसके लिए एक सूखा और ठंडा अंधेरा स्थान सबसे अच्छी जगह है। तो इसलिए प्याज को हमेशा ऐसी जगह पर स्टोर करके रखें जहां नमी, पानी बिल्कुल ना हो। हल्का सा पानी में संपर्क आते ही प्याज खराब होने लगती हैं। अगर आप प्याज को महीनों तक स्टोर करके रखना चाहते हो तो उसके लिए नायलॉन स्टोरिंग का इस्तेमाल करें। उससे आपके प्याज साल भर तक ताज़ा फ्रेश रहते हैं। तो उसके लिए पहले सबसे घर के अंदर प्याज को अच्छे से फैला दें ताकि वह अच्छे से सूख जाए और इसे नायलॉन स्टोरिंग के अंदर डाल दे और हर एक प्याज में गांठ लगा दे और उसके बाद उसमें प्याजों को स्टोर करके रख दे। जब भी आप प्याज बाहर से लाते हो तो सबसे पहले उन्हें अच्छे से देख लीजिए। कई बार क्या होता है हमारा कोई प्याज ख़राब निकल आते हैं तो उनको पहले हटाकर रख दीजिए और उसके बाद में घर में इस तरीके से आप प्याज़ों को फैलाकर डाल दीजिए। और प्याज़ों को फैलाकर डालने के बाद में आपको इनको इस तरीके से रख देना है। फिर एक हवादार इस तरीके की टोकरी लेनी है जिससे कि आप उसमें प्याज़ों में हवा लगे। तो यहाँ पे इस तरह की हवादार टोकरी लेनी है। आपको बांस की टोकरी लेनी है जिसमें चारों तरफ से अच्छे से हवा जाती हो अंदर। ज़्यादा देर तक पॉलीथीन में भी ना रखें। और किसी भी प्याज को आप स्टोर करते हो तो उसे पहले अच्छे से पोंछ ले सूखे कपड़े से। आपका प्याज ये ज़रूर देख ले कि कोई भी ख़राब ना हो। और इस तरीके की जालीदार प्लास्टिक की भी आप टोकरी ले सकते हो। अगर आपके पास में बांस की नहीं है तो आप जालीदार प्लास्टिक की टोकरी भी ले सकते हो, इस तरीके से साइड में रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह के प्याज बताए हैं, एक वाइट वाले हैं और एक रेड प्याज है जो हम सब्ज़ी छौंकने में काम में लेते हैं, ये वाले प्याज को। और इनको और ये वाले जो दूसरे प्याज है उनको हम लेते हैं खाने के काम में। तो इसी तरीके से हम प्याज को स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी मार्केट से प्याज लाओ तो इस तरीके से दबा के लाओ, तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपका प्याज अंदर से भी बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह की दोनों तरह की टोकरियों में प्याज को स्टोर करके रख सकती हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली टिप पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली आलू को लेके टिप्स।
तो आलू को लंबे समय तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ही उपयोगी यूज़फुल टिप लेके आई हूँ। आलू को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्हें ठंडी और अंधेरी सूखी जगह पर रखना चाहिए। आलू हमें सीधी रोशनी में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे हरे हो सकते हैं और उनमें सोलिन नामक एक जहरीला पदार्थ पैदा हो सकता है। आप क्या करिए कि इस तरीके की ढकोली लीजिए, बांस की ढकोली होनी चाहिए और इसमें जो साइडों में छेद होते हैं इस टाइप की, जिसमें चारों तरफ से हवा लगती हो, इस टाइप की आपको आलू की ढकोली लेनी है इस बांस की, जिसमें ये आलू आराम से आ सकते हैं। तो आप भी जब भी आप आलू मार्केट से लेके आएँ उनका खास ध्यान रखें, वो भीगे ना, बिल्कुल भी उनमें नमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई बार ज़रा सी नमी भी सारे आलू को ख़राब कर सकती है। तो आप आलू में इस तरीके से पैक करके रखें या फिर आप इनके अंदर न्यूज़पेपर लेकर इसके बीच बीच में डाल सकते हो। इस तरीके से आप न्यूज़पेपर लेकर उसको आलूओं के बीच में डाल दें, इससे आपके आलू एकदम ताज़ा फ्रेश रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि फलों की टोकरियों में इस तरीके से न्यूज़पेपर या गत्ते वगैरह आते हैं, तो उनसे आप फल वगैरह ख़राब नहीं होते। इसी तरीके से आप भी आलू के बीच में बहुत सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े कर करके डाल सकते हो और आपके जो आलू है उनको जितना हो उतना अंधेरी जगह में रखें, लाइट में बिल्कुल ना रखें। और आलू को इस तरीके से आप महीनों सालों तक स्टोर करके रख सकते हो। और इसी तरीके से एक टोकरी में या फिर एक जाली वाली पैक थैला भी आता है, उसमें भी आप आलू को रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आलू को इस तरीके से स्टोर कर के रखा है। तो चलिए एक और टिप आलू की देख लेते हैं। आलू और प्याज एक साथ रख देते हैं, तो प्लीज़ आप आलू और प्याज एक साथ कभी भी ना रखें क्योंकि दोनों एक साथ रखने से वे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप आलू और प्याज साथ में एक साथ रखते हो तो ये जल्द ही ख़राब कर देते हैं। आलू की नमी रहती है और प्याज थोड़ा गर्माहट रहती है, तो ये दोनों ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आप इनको अलग अलग भी रख सकते हो, एक साथ कभी ना रखें। जब भी आप आलू प्याज मार्केट से लाओ तो अलग अलग टोकरी में रख दीजिए, जिससे आपके आलू और प्याज काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू और प्याज को इस तरीके से दूर कर दिया है। और जब भी आपको प्याज रखने हो या आलू, उन्हें एक ठंडी जगह पर रखिए या फिर आप इस तरीके की कोई बास्केट या टोकरी वगैरह ले आइए। यहाँ पे मैं इस तरीके की स्टैंड लेके आई हूँ और ये जो स्टैंड होती है इसमें आप बहुत ही आरामी से ले आते रख सकते हो और ये हार्डवेयर की दुकान पे बहुत ही कम पैसों में मिल जाती है और आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम देती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये लेके आई, मैंने इसे धुला और धुलने के बाद में आपको इसमें ये नहीं कि आप गीले में ही रख दो, पहले इसको सबसे पहले धुल लीजिए और अच्छे से पोंछिए। कपड़े से पोंछने के बाद फिर आप इसमें आलू वगैरह रख सकते हो। तो तीनों खानों में आप बहुत ही आराम से रख सकते हो क्योंकि इसमें जाली होती है, इसमें बहुत सारी छेदें होती है जिनकी वजह से आपके आलू और प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप लाओगे तो ये बहुत अच्छा काम करती है और इसमें स्टील की भी मिलती है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ लोग नहीं ला पाते हैं तो ये प्लास्टिक वाली भी ला सकते हैं। ये 100 रुपये या 150 रुपये तक की मिल जाती है और ये आपको सालों तक काम देती है। तो इसी तरीके से आप सबसे पहले इनको कपड़े से पोंछिए, गीली बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस तरीके से अगर आप नमी रखोगे तो ये आपके आलू या प्याज लहसुन उनको ख़राब कर सकती है। सुखाने के बाद में आप अलग अलग खानों में इस तरीके से प्याज को अलग रख सकती हो और आलू को अलग रख सकती हो। तो यहाँ पे मैंने आलू इस तरीके से अलग स्टोर करके रख दिया है और साथ में ही मैं अब आपको प्याज भी स्टोर करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने प्याज और आलू एक ही जगह स्टोर कर रख सकते हैं। अगर हमारे पास बांस की टोकरी नहीं है तो इनको अलग अलग जगह नहीं रख पाते हैं, तो हम एक ही जगह, जहाँ पे हमारे घर में जगह भी कम है और हमें एक ही जगह स्टोर करके रखना है, तो इस तरीके से ऊपर नीचे रख के हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों खानों में तीनों चीज़ें रख दी है, लहसुन भी रख दिया है, प्याज भी रख दिया है और आलू भी रख दिया है। तो आप भी इसी तरीके से इनको स्टोर करके रख सकते हो और ये बहुत ही अच्छे से आप इन्हें यूज में
में ले सकते हो। आप इन्हें सालों भर तक भी चला सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन आपको खास ध्यान रखना है कि लाइट के उजाले में बिल्कुल नहीं रखना है, आपको इस तरीके के अंधेरे और ठंडी जगह में इनको रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन की लाइट बंद की है और मैंने बिल्कुल इस तरीके से अंधेरे में मैं इनको रखती हूँ और इन्हें मैं महीनों तक यूज़ में लेती रहती हूँ, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली टिप्स पसंद, आपको मेरी आज की बहुत ही यूज़फुल टिप एंड टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो और आपको इनमें से पहले से कौन सी वीडियो पता थी, कौन सी आप पहले से ही जानते थे। तो फिर मिलती हूँ इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।